हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 परीक्षा अध्ययन हिंदी आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 के 1 नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न 1 में बोला गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है उसमें से जो सही विकल्प सही ऑप्शन आपको लगता है उसको चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा सही आंसर है। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। तो देखिए जो परशुराम जी थे उन्होंने किसकी भुजाएं यानी कि किसकी आर्म्स किसकी बाहें काटी थी। तो इसका आंसर है क सहस्त्रबाहु की। ठीक है, तो परशुराम जी ने अपने हथियार से सहस्त्रबाहु की जो आर्म्स थी जो भुजाएं थी उसकी भुजाओं को काटा था। कारण ये था कि जो सहस्त्रबाहु थे उन्होंने परशुराम जी के पिता से कामधेनु गाय को चुरा लिया था। तो क्योंकि उनके पिताजी की गाय को चुराया थे सहस्त्रबाहु ने, इसलिए परशुराम जी ने उनकी भुजाएं यानी कि बाहें काट दी थी। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है। तो देखिए हिंदी महीनों के नाम होते हैं, उनमें से एक महीने का नाम है फाल्गुन। तो फाल्गुन महीने में कौन सी ऋतु आती है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि फाल्गुन महीने में हमेशा वसंत ऋतु ही आपको देखने को मिलती है, इसलिए ख हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए चौपाई में जनरली हम देखते हैं कि जो मात्राएं होती है वो होती है 16, तो इसलिए घ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। देखिए बाल गोविंद भगत जो है एक कैरेक्टर का नाम है, ठीक है, एक इंसान का नाम है। तो वो गाते समय क्या बजाते थे, तो गाते समय वो जिस डिवाइस को जिस मंजीरे को बजाते थे उसका नाम था खंजड़ी। ठीक है, तो घ हो जाएगा आंसर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बाल गोविंद भगत जो है वो गाते समय खंजड़ी नाम का डिवाइस बजाते थे। पांचवें क्वेश्चन में बोला गया है दशानन में कौन सा समास है। देखिए दशानन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 10 आनन है जिसके, आनन मतलब फेस चेहरे मुख, तो 10 चेहरे हैं जिसके, तो इसके पीछे कोई कैरेक्टर है जो छुपा हुआ है जो कि रावण, क्योंकि रावण एकमात्र ऐसा इंसान है जिसके 10 आनंद थे यानी कि 10 सर थे। तो देखिए जब भी किसी अगर उस डिस्क्रिप्शन वर्ड के पीछे कोई छुपा हुआ है जैसे कि रावण जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे होता है हमेशा बहुब्रीहि समास। तो ख हो जाएगा इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। देखिए आपको पता होगा स्विट्जरलैंड जो है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर बेसिकली एक देश है। तो ऐसे ही ये दूसरा देश होता है लेकिन स्विट्जरलैंड के जैसा ही एक शहर है भारत के अंदर, तो वो कौन सा है, तो इसका आंसर है कटाव। ठीक है, तो जो कटाव प्लेस है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक स्विट्जरलैंड के जैसा ही, इसलिए भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कटाव को कहा जाता है, इसलिए क हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2 में बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको आपको यहाँ पे पूर्ति करना है यानी कि भरना है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक ब्लैंक है। तो देखिए प्रयोगवादी जो कविता है, ठीक है, प्रयोगवादी एक समय को बोला गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी साहित्य किस तरीके से डिवाइड किया गया था जहाँ पे प्रयोगवादी हमको समय देखने को मिलता है। तो ये हमने ओपन कर लिया हिंदी साहित्य का विकास या वर्गीकरण किस तरीके से बांटा गया है। तो 3 कालों में इसको बांटा गया है, आदिकाल, देन मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। ठीक है, तो देखिए ये जो आदिकाल है उसके अंदर अगेन इसके कुछ समय में इसको बांटा गया है अलग अलग साहित्य के हिसाब से। तो इसी तरीके से जो मध्यकाल है उसको भक्ति काल और रीतिकाल में बांटा गया है। ठीक है, और अगर हम भक्ति काल और रीतिकाल को देखें तो इसके अंदर के भी समय कुछ तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं आधुनिक काल। तो इसमें 3 कालों में इसको बांटा गया है, 3 युगों में बेसिकली बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। छायावादी युग के अंदर फिर से छायावाद और छायावादोत्तर या फिर इसी को बोलते हैं शुक्लोत्तर युग बोला गया है। देन अगेन इस छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग के अंदर हमको 3 समय देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है प्रगतिवाद। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, फिर नई कविता है। तो यहाँ पे प्रयोगवाद जो है ये इस समय को बोला गया जो कि छायावादोत्तर युग के अंदर आया था। तो इस प्रयोगवाद के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वही बोला गया प्रयोगवादी जो कविताएं थी यानी कि प्रयोगवाद के समय की जो कविताएं लिखी गई थी उसके प्रवर्तक यानी कि स्टार्ट करने वाले कौन है। ठीक है, तो प्रयोगवादी कविताओं को शुरू किसने किया था, जिसने शुरू किया था उसको हम बोलते हैं प्रवर्तक। शुरुआत की थी इनकी
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये उनका पूरा नाम था। आप चाहें तो उनकी सरनेम शॉर्टकट में अज्ञेय भी लिख सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है प्रबंध काव्य के ब्लैंक भेद होते हैं। भेद यानी क्या होता है? टाइप्स। तो देखिए प्रबंध काव्य क्या होता है? जिसमें छंद वगैरह, अलंकार वगैरह इसका इस्तेमाल करके जो है कविताओं की रचना की जाती है। काव्य यानी क्या होता है? कविताएं। तो प्रबंध काव्य के कितने टाइप भेद होते हैं? तो देखिए इसके दो भेद होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इसलिए ब्लैंक में आएगा दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। महाकाव्य में किसी के भी ऊपर एक पूरा डिस्क्रिप्टिव, पूरी उसकी लाइफ के बारे में क्या क्या हुआ था वो सब चीजें बताई जाती है, लेकिन खंड काव्य में किसी एक पर्टिकुलर घटना या इवेंट के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं प्रबंध काव्य के, ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव ब्लैंक है। तो देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, क्योंकि जब वीर रस के आप कविताओं को पढ़ोगे तो आपको अंदर से एक उत्साह आता है, एक जोश आता है। ठीक है, इसलिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? हमेशा उत्साह होता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सभ्यता ब्लैंक का परिणाम है। देखिए सभ्यता जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो सभ्यता होता क्या है एक्चुअली, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए मानव समाज की अगर हम बात करें तो वो समय के साथ बहुत ज़्यादा तरक्की करते गए, आगे बढ़ते गए, चाहे वो विज्ञान के फील्ड में बोले, चाहे उद्योग के फील्ड में, चाहे जो सरकार है वो पहले से ज़्यादा बेटर होती जा रही है समय के साथ। तो अगर ये चीज़ें पहले से बेटर हो रही है तो उसको बोलते हैं सभ्यता। तो जो इम्प्रूवमेंट्स है, जो तरक्की हो रही है, वो किसका परिणाम है? तो इसका आंसर में आएगा संस्कृति। देखिए हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारे जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो हमको संस्कार मिले, जो हमारी संस्कृति भारत की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी संस्कृति अच्छी है, यही कारण है कि हम सभ्य हैं, और सभ्यता इसी का ही रिजल्ट है, इसी का परिणाम है। परिणाम मतलब रिजल्ट है। तो संस्कृति अच्छी है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, इसलिए हम सभ्य लोग हैं, हम हर चीज़ में तरक्की करते जा रहे हैं। इसलिए सभ्यता जो है वो संस्कृति का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ब्लैंक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। देखिए सबसे पहली बात तो क्रिया मतलब क्या होता है? वर्ब। क्रिया मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब यानी क्या होता है? कोई भी आप काम कर रहे हो, खाना पीना, घूमना, खेलना, ये सब काम होता है। तो अगर कोई काम कर रहे हो मतलब ये वर्ब हो जाएगा, क्रिया। तो अगर क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्ता से, कर्ता मतलब किससे? सब्जेक्ट से। ठीक है, अगर सब्जेक्ट से लेना देना है इस वर्ब का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अकर्मक। क्या बोलते हैं? अकर्मक। क्योंकि इसका रिलेशन, ये वर्ब का रिलेशन जो है वो सब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट से नहीं है। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्म को बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट से अगर रिलेशन नहीं है, कर्म से रिलेशन नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो अगर कर्म से रिलेशन नहीं है, कर्ता से रिलेशन है, संबंध उसका सीधा कर्ता से है, तो अकर्मक क्रिया होती है। और अगर कर्म से अगर सीधा संबंध होता तो उसको सकर्मक कहते हैं। ठीक है, क्रिया का संबंध अगर कर्म से होगा तो वो सकर्मक, क्योंकि कर्म के साथ है। ठीक है, सकर्मक। लेकिन अगर कर्म से नहीं है और सिर्फ सब्जेक्ट से है, यानी कि कर्ता से है, ठीक है, कर्ता से है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। ये आपको याद रखना होगा। क्लियर है? सिक्स्थ में बोला गया है अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता ब्लैंक में बैठे बैठे लिखी। देखिए जो अज्ञेय जी थे, ठीक है, जिसको हमने अभी बात किए थे, जो कि प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक थे, उन्होंने हिरोशिमा नाम की कविता लिखे थे। और ये कहाँ पे बैठे बैठे लिखे थे? तो रेलगाड़ी में वो कहीं जा रहे थे, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने हिरोशिमा नाम की कविता लिख लिए थे। तो इसलिए अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला गया है। प्रश्न 3 में बोला गया है सत्य असत्य लिखिए। सत्य यानी कि अगर आपको लगता है वो सही है तो सत्य, अगर गलत लिखा हुआ है तो असत्य। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक बहुत ही फेमस कवि हैं, उन्होंने जो मधुर यानी कि मीठे सपने देखे थे वो पूरे हो गए थे क्या? तो ये है असत्य। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे असत्य। तो असत्य है क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वो पूरे बिल्कुल भी नहीं हुए थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। तो ये भी असत्य है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था राइट, कि हमने बताया था आपको कि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, 24 नहीं होती है। तो इसलिए चौपाई छंद में जो है वो 16 मात्राएं होती है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। तो देखिए ये सत्य है। क्यों सत्य, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लिखा भी है सत्य।
तो जो बाल गोविंद भगत जी थे, ठीक है, एक कैरेक्टर का नाम है, एक इंसान है, उन्होंने जब जब खेती की थी और खेती की जितनी भी पैदावार यानी कि जितनी भी फसल उगी थी, तो उस फसल का एक हिस्सा सबसे पहले कबीर मठ, मठ यानी क्या होता है, मंदिर, तो कबीर जी के मंदिर में लेके जाते थे क्या, तो हाँ सही बात है, वो हमेशा जो भी फसल उगाते थे उसकी पैदावार को सबसे पहले कबीर के मंदिर में लेकर जाते थे। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल सत्य है। अभी मैंने आपको बताया था अगर क्रिया का संबंध कर्म से होगा तो उसको सकर्मक बोलते हैं, यानी कि कर्म वहां पे साथ में है इसलिए सकर्मक। ठीक है, अगर क्रिया का संबंध या प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ये क्लियर हो गया होगा, इसलिए ये सत्य हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों? देखिए सारे देश में जो आस्थाएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, वो एक से ही है, क्योंकि देखिए आस्थाएं किस में होती है, भगवान में होती है। भगवान के रूप अलग हो सकते हैं, हिंदुओं का अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग, ईसाई का अलग, लेकिन आस्थाएं तो भगवान में ही है। ठीक है, फिर अंधविश्वास, अंधविश्वास भी बिल्कुल एक जैसे ही चलते हैं हर जगह पे। अगर जैसे मान लीजिए अंधविश्वास होते हैं कभी कि जैसे कोई अभी नई बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई है, तो सब जगह वही अंधविश्वास चलता है, वो बीमारी हो चाहे नहीं हो। तो इस टाइप से कोई भी अंधविश्वास भी एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, अफवाहें, अंधविश्वास, तो ये एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि एक जैसे नहीं है, तो नहीं है, तो एक जैसे होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य। इतना क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है क्या? सत्य है, सही है, क्योंकि मैं क्यों लिखता हूँ नाम की कविता अज्ञेय जी ने ही लिखे हैं, इसलिए ये उनकी ही रचना है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला गया है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, योग का संदेश। देखिए योग का संदेश, अगर आपने मेरी हिंदी के सेट 1 वाली वीडियो देखी होंगे तो मैंने वहाँ बताया था कि योग का संदेश किसने दिया था, वो दिए थे उद्धव जी ने। किसको देने आए थे? गोपियों को। कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा था कि योग का संदेश, ठीक है, वो देख के आना है किसको? गोपियों को। तो योग का संदेश लेकर कौन आया था? उद्धव जी। सेकेंड है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस मतलब देखिए उसका स्थायी भाव क्या होता है, उसका स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। जहाँ प्रेम की बात आती है वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, यानी कि प्रेम के ऊपर, प्यार के ऊपर कोई भी कविता लिखी हुई है तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, और उसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति यानी कि प्रेम, क्योंकि उसके पीछे प्रेम की बात हो रही है इसलिए। क्लियर है? थर्ड है नवाब साहब ने। तो नवाब साहब ने क्या किए थे? 2 खीरे खरीदे थे। खीरे यानी क्या बोलते हैं? ककड़ी। ठीक है, तो 2 ककड़ी किसने खरीदा था? नवाब साहब जी ने। उसके बाद है फोर्थ में नेताजी की प्रतिमा। प्रतिमा यानी क्या होता है? मूर्ति। तो नेताजी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? कस्बे के चौराहे पर। देखिए गांव और कस्बे होते हैं, ठीक है, तो गांव साइड का एक एरिया समझो कस्बा है, तो कस्बे के चौराहे, चौराहे मतलब 4 रोड जहाँ एक साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। ठीक है, तो कस्बे के चौराहे पर एक नेताजी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगी हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहले समझते हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। परिमाण मतलब क्या होता है? नंबर, संख्या। तो जहां पर भी ऐसे क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया के बारे में कोई विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो क्रिया के बारे में कोई अगर शब्द है जो विशेषता बता रहा है, जैसे देखिए क्रिया यानी क्या होता है? काम। तो चलना मान लेते कोई काम है, पैदल चलना एक काम है, ठीक है, तो पैदल कैसे चल रहा है वो, तो उसके बारे में कुछ खास बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ वह धीरे धीरे चलता है। तो जो मैंने क्रिया के बारे में बताया कि चलता कैसे, वो धीरे धीरे, उसके बारे में खासियत बता रहा हूँ, तो ये विशेषता हो गई। तो मैंने क्रिया की यानी कि वर्ब की खासियत बताया, विशेषता बताया, तो इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। और अगर क्रिया विशेषण में परिमाण है, परिमाण मतलब कोई संख्या है, ठीक है, वह धीरे धीरे 5 किलोमीटर चलता है, या कोई भी अगर वहाँ पे संख्या का बोध होता है तो उसको बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्रिया के परिमाण का बोध करता है, तो सिंपल सी बात है, क्रिया भी मिल गया, ठीक है, फिर परिमाण भी मिल गया। तो जहाँ पे भी क्रिया के परिमाण का अगर बोध हो रहा है तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा ही होगा। देखिए अब इसके बाद क्या है, छठवां, मैया। तो ये जो है माँ को बोलते हैं, तो मैया क्या करती है? कड़वा तेल लगाती थी। ठीक है, मैया कैसे तेल लगाती थी? कड़वा तेल। तो ये एक चैप्टर का लाइन था बेसिकली, तो वहीं से आया है कि मैया कड़वा तेल लगाती थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न 5 में बोला गया है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर यहाँ पे देना है। तो प्रश्न इसके एक में बोला गया है उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है। देखिए आपके जो बुक में एक उत्साह नाम की कविता लिखी हुई है। ठीक है, कविता है, तो उसमें जो उत्साह कविता को लिखने वाले कवि जिस राइटर का नाम यहाँ पे क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्साह कविता के जो कवि हैं वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये आपको याद करना पड़ेगा कि उत्साह कविता को लिखने वाले कवि का नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। काव्य यानी क्या होता है, कविता। तो कविता की शोभा यानी कि सुंदरता, शोभा यानी क्या होता है, सुंदरता। तो कविता की शोभा यानी कि सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलंकार। वैसे भी अलंकार का मतलब क्या होता है, गहने जो कि सुंदरता बढ़ाते हैं। तो ऐसी कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार। बहुत सारे टाइप के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, तो कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम बोलते हैं अलंकार। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मानव संस्कृति किस प्रकार की है। देखिए मानव यानी कि इंसान, इंसान की जो संस्कृति है, जो हमारे पुराने संस्कार उनको मिले हुए हैं, वो किस प्रकार की है, अविभाज्य। अविभाज्य यानी कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। ठीक है, जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कार मिले वो हमारे पास ही रहेंगे, हम किसी को दे नहीं सकते। ठीक है, कोई मांगेगा कि भैया संस्कार दे दो, संस्कृति दे दो, अविभाज्य है, इसको हम बांट नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। विभाज्य यानी कि क्या होता है, जिसको तोड़ सकते हैं, और अविभाज्य यानी कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। ठीक है, तो मानव संस्कृति किस प्रकार की, अविभाज्य है, कोई ऐसे मांगने से नहीं मिलता है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम सीखते हैं अपने बड़ों से। ठीक है, तो वही है, मानव संस्कृति अविभाज्य है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था क्रिया विशेषण, मैं इस द कॉल में बताया था। देखिए क्या था यहाँ पे, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के बारे में हमको विशेषता बताए, वही तो लिखा हुआ है। क्रिया की विशेषता यानी कि खासियत का जो बोध कराए, जो बताया हमको, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में बोला गया है एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखिए एक ही शब्द है, मान लेता हूं मैं बोल रहा हूं कर। ठीक है, एक शब्द बोल दिया मैंने कर। कर का अर्थ दो होता है, एक अर्थ होता है टैक्स। क्या होता है, एक अर्थ होता है टैक्स, दूसरा क्या होता है, हाथ। ठीक है, तो दो अर्थ हो गए, है ना। तो एक हो गया टैक्स, एक हो गया हाथ। तो एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ है कि नहीं है, हाँ है। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, वही तो बोल रहा है एक से अधिक, अधिक यानी ज्यादा, एक से ज्यादा अर्थ जो शब्द रखते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अनेकार्थी, क्योंकि अनेक अर्थ हैं उसके, अनेक यानी कि बहुत सारे अर्थ हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है। तो मधु कांकरिया एक राइटर है। ठीक है, तो इन्होंने एक रचना लिखे हैं, तो बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो उनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो आपके पाठ्यक्रम यानी कि आपके किताब में है। कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम पूछ रहा है। तो साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, ये एक चैप्टर का नाम है, जिसको लिखने वाले जो राइटर है उनका नाम था मधु कांकरिया जी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी बहुत कुछ नॉलेज मिल सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।